स्टूडेंट्स, कल के छूटे हुए सेशन को हम आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम कहाँ से देख रहे थे, सेरेब्रम देख रहे थे। सेरेब्रम इज 80% पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट नोन एज द ग्रे मैटर, इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक, ये इंटेलिजेंस का सेंटर होता है। इट कैपेसिटी, इट स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, इट स्टोर ऑल लिखा जा रहा है, हाँ, इंफॉर्मेशन। ठीक, यही सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जो भी हम लर्न करते हैं, देखते हैं, कुछ भी करते हैं, और यही सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर, मान लीजिए ये एक मेमोरी टाइप का है, तो इसकी कुछ कैपेसिटी भी होगी। इट कैपेसिटी ऑलमोस्ट 25 लाख GB, ऑलमोस्ट 25 लाख GB की कैपेसिटी होती है। ऑलमोस्ट 25 लाख GB की कैपेसिटी होती है ब्रेन के सेरेब्रम की। ठीक, सेरेब्रम छठवां, इट हैज 2 पार्ट्स। इसके पास भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। ठीक, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, जैसा कि देख रहे हैं हम, ये दायां हाथ है, तो दायां हाथ के जस्ट बगल में आता है। ये दायां के बगल में, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर इधर है ना, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर। ठीक, ये लेफ्ट है, राइट है। ठीक, तो दायां के इधर लेफ्ट पाया जाता है, इधर राइट पाया जाता है। ठीक, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर जो हमारा होता है, ये किसके लिए वर्क करता है? इट वर्क फॉर स्किल्स, जैसे मैथ, रीजनिंग, कैलकुलेशंस। ठीक, एक्सेट्रा। ये वर्क करता है मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए, कैलकुलेशन, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए उस पर। ठीक, दूसरा होता है इट वर्क फॉर लर्निंग स्किल्स, आर्ट्स, एक्सेट्रा। मतलब ये स्टोर, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रटने के लिए, लर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा वर्क करता है, और जो राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा वर्क करता है। ठीक, ऐसे अब इसे देख लिया जाएगा। अब मेन जो होता है, मेन यूज ओनली वन हेमिस्फीयर एट वन टाइम। मेन केवल एक हेमिस्फीयर को एक समय पर यूज कर सकता है। अगर वो मैथ कर रहा है तो मैथ ही कर पाएगा, अगर वो लर्न कर रहा है तो लर्न ही कर पाएगा। लेकिन जो वुमेन होती हैं, वुमेन यूज बोथ साइमल्टेनियसली। वुमेन दोनों को साथ में यूज कर सकती हैं। ठीक, चलिए, ठीक, अब देखते हैं 6 पार्ट हो गए, इसमें 7वां इधर कर लेते हैं। सेरेब्रम इज मेड अप ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन की वजह से ही इसका कलर ग्रे होता है। किसकी वजह से? एक्सॉन की वजह से इसका कलर ग्रे होता है। ठीक,
स्टूडेंट्स देखते हैं आठवां क्या बोलता है, ब्रेन वेट इज 2% ऑफ बॉडी एंड ब्रेन हैज लीस्ट रीजनरेशन, ब्रेन हैज लीस्ट रीजनरेशन का मतलब समझें, ब्रेन के पास रीजनरेट होने की बहुत ही कम क्षमता होती है, अगर इसमें चोट लगेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक, तो ब्रेन का जो वेट होता है ये 2% ऑफ द बॉडी होता है, बॉडी का 2% होता है। ठीक, ब्रेन का वेट बॉडी का 2% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और ब्रेन जनरेट 12.2 वॉट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, जो हमारा ब्रेन होता है वो 12.25 वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ठीक, ये हमारा सेरेब्रम के बारे में हो गया। अब दूसरा देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है। इसको इरेज कर दिया जाएगा इधर से, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। हाइपोथैलेमस, hypothalamus is responsible for feeling of hunger and thirst। ठीक, ये भूख प्यास लगने की फीलिंग को बताता है, कब हमको भूख लग रही है, कब हमको प्यास लग रही है। ठीक, एंड कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इट कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, यही सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, लेकिन इसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक, एंड इट आल्सो कंट्रोल द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, ये रिस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसके यही मेन पार्ट है। ठीक, उसके बाद देखते हैं थैलेमस। व्हाट इज थैलेमस? थैलेमस क्या करता है? थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ पेन, हॉट, कोल्ड, वार्म एक्सेट्रा। ठीक, मतलब समझ रहे हैं थैलेमस क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीलिंग ऑफ पेन, हॉट, कोल्ड, मतलब ये ठंडा गर्म, जैसे कोई हम ठंडी चीज छुएंगे तो ठंडे को बताएगा ठंडी चीज है, गर्म गर्म चीज। अगर कहीं हमारे बॉडी में पेन हो रहा है तो पेन को बताएगा कि पेन हो रहा है हमारी बॉडी में, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थैलेमस। थैलेमस ही ये पेन कंट्रोल करता है। अगर थैलेमस हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा, सही से प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो हमको चाहे जितना भी दर्द होगा हमको महसूस नहीं हो पाएगा कि हमको चोट लग रही है। ठीक, एमिग्डिया। चौथा क्या होता है? एमिग्डिया। क्या करता है एमिग्डिया? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट इमोशन, जैसे रोना, गाना, चिल्लाना, ये सब कैसे होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट इमोशन, यही हमारी बॉडी में इमोशन को जनरेट करता है। ब्रेन में पाया था एमिग्डिया फॉर ब्रेन में, यही हमारी बॉडी में इमोशन को जनरेट करता है। इसी वजह से हम रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बहुत प्रकार के इमोशन हो सकते हैं। ठीक,
तो यही हमारी बॉडी में इमोशन को जनरेट करता है। पांचवा है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट द STM टू LTM। ये STM को LTM में बदल देता है। STM को LTM, ये सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स। STM सिग्नल्स को LTM सिग्नल्स में बदल देता है। ठीक, अगला देखते हैं। अब फोर ब्रेन तो हमारा खत्म हो गया है, और फोर ब्रेन हम बता देते सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन, क्योंकि इसी में पाया जाता है सेरेब्रम, जो कि 80% ऑफ द ब्रेन होता है। दूसरा हमारा होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में देखते हैं। अच्छा, इधर इसको ही मिटा दिया जाए, इसको ही मिटा देते हैं। ठीक, लिखते होंगे आप लोग, इसको मिटा देते हैं, मिड ब्रेन देखते हैं। मिड ब्रेन में क्या है? मिड ब्रेन तो बस एक ही चीज़ है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बारे में वैसे ही देख लेते हैं क्या होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीइंग एंड हियरिंग। हमको देखने और सुनने के लिए मिड ब्रेन का जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर यही नहीं रहेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा, भले ही हमारे पास रहेगी आँख, लेकिन हमारे आँख की वजह से हमारे ब्रेन पे वो पिक्चर नहीं बन पाएगी, तो हमको दिखाई नहीं दे सकता अगर ये हमारे ब्रेन में काम नहीं कर रहा है तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और हमको सुनाई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि देखने और सुनने के लिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अगला देखते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के बारे में सबसे मेन हमको पढ़ना है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है? हिंड ब्रेन में सबसे पहले मेन पार्ट इसमें आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। मतलब यही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं? यही बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे कभी कभी हम नशे की हालत में हो जाते हैं, दारू पी लेते हैं, तो हमारी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं रहती है, उसमें सेरेबेलम क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है। तो इन इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दी बॉडी। ये बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कैसे हमको चलना है, पैर कहाँ रखना है, कहाँ पे हाथ रखना है, कब बोलना है, सोचना कब है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे एक्शन है, सभी एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम उन सभी एक्शन कंट्रोल करता है जो हम बाहर खुद की इच्छा से कर सकते हैं। जैसे कि अरे मेरा हाथ खुद की इच्छा से चलता है, मेरा पैर चलता है, मेरी आँखें हैं, कान है, कान बंद कर लेंगे तो कान में सुनाई नहीं देगा, फिर आँख बंद कर लेंगे दिखाई नहीं देगा। ऐसे जो फंक्शन है जो हमारी इच्छा पे चलते हैं, उन सब कंट्रोल कौन करता है? सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक, लेकिन नशे की हालत में सेरेबेलम हमारा काम नहीं करता है, इसीलिए पैर कहीं चला जाता है, हाथ कहीं चला जाता है, आँख कहीं चली जाती है, किसी को गाली दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक, इसीलिए दूसरा हमारा होता है इसमें इट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। समझ रहे हैं ना? ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अगर ये हमारा बॉडी में काम नहीं करेगा, दारू पीने के दौरान हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है, और अगर हम ज़्यादा दारू पी ले रहे हैं तो हमारा सेरेबेलम तो काम करना बंद कर देगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए ज़्यादा शराब पीना भी हानिकारक होता है। ठीक, तीसरा देखते हैं इट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तीसरा देखते हैं इट मेंटेन द pulse rate and respiration। यह हमारी बॉडी में पल्स रेट को मेंटेन करता है और रिस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया को मेंटेन करता है। जैसे कि हम 1 मिनट में 72 बार लगभग सांस ले सकते हैं। जल्दी बेलेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और फिर से 1 मिनट में 72 बार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारी बॉडी पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, 1 मिनट में 72 बार सांस लेते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करता है सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारी बॉडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन ये बहुत ही छोटी जगह में होता है। ये ब्रेन जो हमारा देखना है पीछे की तरफ होता है, इधर पीछे की तरफ हिंड ब्रेन में पाया जाता है। सेरेबेलम एक छोटी आकृति में होता है। ठीक, दूसरा हम देखते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। इसका शॉर्ट फॉर्म मेडुला लिखते हैं। मेडुला क्या करता है? जो जिस एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे खाना डाइजेस्ट होना, खाना का डाइजेशन होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डाइजेशन, सर्कुलेशन,
रिलीज ऑफ हार्मोन, अरे गुस्सा भी आता तो उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, गुस्सा वो भी रिलीज ऑफ हार्मोन की वजह से। बताएंगे हार्मोन में कि किस हार्मोन की वजह से हमको गुस्सा आता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है तो हमको गुस्सा और तेज हो जाता है। ठीक, तो ये जो एक्शन हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। ठीक, जैसे हमारा डाइजेशन है, खाना कैसे कैसे पचेगा, खाना पहले मुंह में जाता है, फिर नली के द्वारा पेट में जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत, फिर जाके हमारा खाना बाहर निकल जाता है। ठीक, ऐसे जो कैसे कैसे कौन कौन सा प्रोसेस होता है उन सबको मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा वो सब कंट्रोल करता है। पंपिंग ऑफ हार्ट, जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो हमारा हार्ट होता है वो दुनिया का सबसे बिजी वस्तु भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन वस्तु तो है नहीं, इसलिए बॉडी का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन बोलते हैं हार्ट को। ये कभी रुकता नहीं है, हमेशा लगातार चलता रहता है अपने जीवन भर। अगर ये रुक जाएगा तो हमारे दिल की धड़कन यही ना होती है, धड़कन रुक जाएगी। ठीक, वैसे दिल का आकार ऐसा नहीं होता है कि ये पता नहीं कौन बना दिया दिल का आकार। दिल का आकार एक मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, तो हमारा आएगा हार्ट बीच में चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है हार्ट। ठीक, पंपिंग ऑफ हार्ट को कंट्रोल करता है। ठीक, ऐसे रेस्पिरेशन बता दिए, सर्कुलेशन बता दिए, डाइजेशन बता दिए। फिर पाँचवा हमारा है ऐसे कंट्रोल करने के, जैसे अब हमारा है कि जैसे कभी कभी हमको लगता है पेन लगता है, जैसे कहीं चोट लग जाती है तो हम पेन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि चोट लग गई, दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, हम दर्द को कंट्रोल कर लेंगे, दर्द तो होगा ही, जब तक दवा नहीं लेंगे तब तक दर्द होगा ही, तो उसको भी ये पेन को भी कंट्रोल करता है। ठीक, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते पेन को। ठीक, ऐसे ही तो ये सब जो हमारे सिस्टम्स हैं, समझ लीजिए जिस एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। ठीक, अब इसमें तीसरा पार्ट आता है बोन्स का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, ये बस क्या करता है, ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से ज्वाइन करता है। ठीक, ज्वाइन द फोर ब्रेन विथ हिंड ब्रेन। ठीक, ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से ज्वाइन करता है। चलिए, तो ब्रेन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब ब्रेन के बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड बच रहा है, स्पाइनल कॉर्ड देख लेते हैं। ठीक, तो ब्रेन को इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड का कुछ ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं है। ये क्या होता है कि ब्रेन से जुड़ा होता है और सारी नर्व्स जो आती हैं वो आके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाती है। जैसे होता है ना बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पावर हाउस से एक बोर्ड निकला हुआ है, और बोर्ड से बहुत सारी वायर डिफरेंट डायरेक्शन में गई हुई हैं। ठीक, तो अब वायर को हम डायरेक्ट पावर हाउस से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ ज़्यादा वायर निकल जाएंगी, वहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। देखते हैं पावर हाउस में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है और स्पाइनल कॉर्ड में ही आकर सारे नर्व जुड़ जाते हैं और जो नर्व सिग्नल देता है वही स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक पहुंच जाता है और उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक, ऐसे होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये हिंड ब्रेन से जुड़ा होता है, जो पीछे हमारा देख रहे हैं ना, ये पीछे हमारा हिंड ब्रेन होता है, यही स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। ठीक, लिखते हैं ज्वाइन विथ हिंड ब्रेन। ठीक, ये हिंड ब्रेन से जुड़ा होता है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा जो बोलता है हमारा कि अब ये होता है तो बहुत पतला एक रबर, देखिए रबर की तरह होता है, ये रबर की तरह होता है, कैसे घुमा देंगे, नोचा देगा, खिंचा देगा। ठीक, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो प्रोटेक्ट कैसे होता है, इट प्रोटेक्टिंग वर्टिकल कॉलम। अभी होता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक, उसके अंदर पाया जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर पाया जाता है। ठीक, इससे 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकली होती हैं, पेयर ऑफ नर्व्स निकली होती हैं।